गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अथॉरिटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की टू नॉमिनेट 10 पर्सनस जिनको हम एल्डरमैन कहते हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक स्टेचुटरी ड्यूटी है जो कि उसके ऑफिस को अटैच्ड है। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर हम देखें दिल्ली में, तो आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सभी तरह के यूनियन टेरिटरीज़ की एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो है वो हैंडल की जाएगी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 69th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और आर्टिकल 239 उसमें इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा गया कि एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। असेंबली के पास पावर होगी कि वो लॉज बना सकता है एनसीटी के लिए, जो कि स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल की, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड मैटर्स पर लॉ नहीं बनाए जा सकते। तो एलजी ऑफ दिल्ली जो है उनको डेजिग्नेट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनसीटी, और पावर्स क्या दी गई हैं एलजी को कि वो एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पर ही काम करेंगे, लेकिन उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दिए गए हैं। एलजी को कहा गया है कि वो प्रेसिडेंट को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं डिसीजंस, और अगर एलजी और मिनिस्टर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो, उस केस में एलजी को प्रेसिडेंट को वो मैटर जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। आर्टिकल 239 ए बी कहता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं कोई भी प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 239 ए बाय ऑर्डर। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के बीच में ये टसल रहा है, जिसमें कहा गया है कि जो रिलेशनशिप है 239 और 239 का, वो ही पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का जो है वो रीज़न है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी जो है वो बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन उस रूलिंग को ओवरटर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उन इश्यूज़ पर जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटी से डील करते हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा कि कोई भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने को जो है वो लॉज को रिजर्व करना पड़ेगा रिव्यू बाय द प्रेसिडेंट के लिए, अगर बिल में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो आउटसाइड असेंबली की अथॉरिटी हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि एलजी का ओपिनियन जो है सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस डन बाय द गवर्नमेंट पर जो है वो ज़रूरी होगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, तो क्यों कहा गया कि ये फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है ये लॉ। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के पावर जो है सिविल सर्वेंट्स और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो अपहोल्ड की, लेकिन अदरवाइज जो है ये 2021 का जो एक्ट है ये वैलिड डिक्लेयर किया। ठीक है, तो अगर हम देखें एलजी और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के ऊपर जो है वो क्या जो है ये बीच में टसल था अभी, तो लीगल क्वेश्चन ये था कि क्या एलजी जो है वो 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसा हमने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी स्टेचुटरी ड्यूटी है एज पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्राइसिस इन बांग्लादेश। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अभी शेख हसीना जी जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके डिपार्चर डिमांड की गई थी जिसमें। तो अगर हम देखें सिचुएशन क्या थी, तो वही कोटा जॉब कोटा सिस्टम के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। पिछले कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो प्रोटेस्ट जो है वो शेख हसीना जब 4th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए री इलेक्ट हुई तब से ही शुरू हो चुके थे, और ये शेख हसीना जी जो है 2009 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तब से जो है वो बांग्लादेश की इकनॉमिक ग्रोथ लगभग डबल कर दी है उन्होंने, और जो सोशल इंडाइसेस होते हैं उसमें भी कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इवन टू द एक्सटेंट कि कहा जाता था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के बाद जो अगर सबसे ज़्यादा जो ब्राइट चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं वो बांग्लादेश के हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है वो पर कैपिटा इनकम में इवन इंडिया से भी बेटर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यूथ लेड प्रोटेस्ट शुरू हुए जिसमें कि रेजिग्नेशन डिमांड की गई। हसीना जो है उन्होंने रिज़ाइन किया और वो इंडिया में आ गई एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में।
ठीक है। तो शेख हसीना जो है उनको अल्टीमेटम दिया गया था वहाँ की आर्मी द्वारा, आर्मी चीफ द्वारा, कि वो कंट्री को छोड़ दें। फिर स्पेकुलेशंस ये भी कह रही थी कि हसीना जो है वो ट्रैवल करेंगी लंदन में, बट यूके ने उनके जो है वो इस असाइलम रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। अब जो है ये भी कहा जा रहा था कि वो बेलारस में भी जा सकती हैं, ठीक है। तो शेख हसीना का एग्ज़िट जो है उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर? तो लगभग 17 साल के बाद इंडिया एक ट्रस्टेड रीजनल पार्टनर जो है वो खो चुका है बांग्लादेश में। वो इंडिया की बहुत अच्छे फ्रेंड थी, इंडिया के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करते थे इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग टेररिस्ट ग्रुप्स इन बांग्लादेश। इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी सेंसिटिव थे वो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग चाइनीज़ प्रेजेंस अब बांग्लादेश में देखने को मिल सकती है, जो कि अब एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन जाएगा इंडिया के लिए। ये सिचुएशन डेट्रीमेंटल रहेगी इंडिया की स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी। रिसेंटली इंडिया ने ऑफर किया था बांग्लादेश को तीस्ता रिजर्वायर प्रोजेक्ट, क्योंकि चाइना वहाँ पर जो है वो एंटर करने की सोच रहा था, और अगर चाइना वहाँ पर एंटर कर जाता है तो जो सुलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन स्नैक कहते हैं उसके चाइना बहुत पास आ जाएगा। तो अब वहाँ पर जो है बेगम खालिदा ज़िया, जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो है वो चीफ़ हैं, उनको छोड़ दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है जेल से। और उनके समय पर जब वो लीडर थी बांग्लादेश में, तब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। उनका जो अलायंस है इस्लामिक ग्रुप्स के साथ, जैसे कि जमात इस्लामी, जो इवन इस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल है जो है शेख हसीना को वहाँ से निकालने के लिए, वो उनके साथ वहाँ पर अलायंस में थी। जो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, इस्लामिक ग्रुप्स, उनके साथ जो है बीएनपी का जो है वो एक तरह से कोई ना कोई रिलेशन रहा है। इवन जो इंडिया आउट कैंपेन भी अभी चल रहा था वो भी बीएनपी के ही जो है वो कहने पर चल रहा था। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि एलओसी और एलएसी के बाद एक और हमारे लिए हॉट बॉर्डर बन जाए। तो मतलब थ्री जो है फ्रंट वॉर के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन केस इन फ्यूचर। तो इवन म्यांमार का बॉर्डर भी बहुत एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, तो हमारे लिए बहुत सारे बॉर्डर्स जो हैं वो वॉलेटाइल हो जाएंगे। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म जो है वो वापस आ सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, क्योंकि शेख हसीना जो है वो एक सेक्युलर विजन जो है वो मॉडर्नाइजिंग विजन रखती थी बांग्ला नेशनलिज्म का। तो जो हमारे इंडिया के ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट अरेंजमेंट्स थे बांग्लादेश के साथ, वो भी जो है वो अब कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट जो भी पावर में आएगी। तो क्योंकि इंडिया को ज़रूरत होती है इन ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट्स की, क्योंकि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? इंडिया ने वैसे तो कहा है कि ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी शेख हसीना को इंडिया जो है वो टेसिकली सपोर्ट करता रहा, जो है जिसकी वजह से जो है इवन वेस्ट और इंडिया के बीच में भी रिलेशंस ख़राब हुए। वेस्ट ने जो है शेख हसीना के जो है क्रैकडाउन ऑन सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन और मीडिया को जो है क्रिटिसाइज़ भी किया। तो अब आने वाले टाइम में क्या है कि जो रीसेंट प्रोटेस्ट के बाद एंटी इंडिया एंगर जो है वो बहुत हाई रहेगा, बिकॉज ये एक परसेप्शन बना दी गई है कि हसीना जो है वो उसको इंडिया ही पावर में रख रहा था। तो डिप्लोमेसी जो है वो कंटिन्यू तो रहेगी जो भी पावर में आएगा बांग्लादेश में, लेकिन इंडिया को उनके साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कस्टम्स ड्यूटी हाइक फॉर लैब केमिकल्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कस्टम ड्यूटी हाइक किया गया था इंपोर्टेड लैब केमिकल्स पे, उसको विड्रॉ कर लिया है जो बजट में प्रपोजल था। तो लैब केमिकल्स क्या हैं? इंपोर्टेड केमिकल्स, रीजेंट्स या फिर एंजाइम्स जो कि एसेंशियल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। इनमें ऑक्सीडाइजर्स, करोजिव एसिड्स या कंप्रेस्ड गैसेज आते हैं। तो इन केमिकल्स को रेगुलेट किया जाता है और इनके इंपोर्ट्स को खास तरह से स्क्रूटिनाइज किया जाता है। इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर तो है फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का, लेकिन लोकल डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको जो है वो उसके लिए सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करके इन केमिकल्स को लोकली प्रोड्यूस किया जाए, तो इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो इम्पोर्टेड लैब केमिकल्स में के लिए इम्पोर्टेड लैब केमिकल्स में 10% से बढ़ाकर 150% कर दिया जाए, जो कि एक सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक था। तो इवन इतना बड़ा ये हाइक था कि कई लोगों को लगा कि ये एक मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसका रेजोल्यूशन क्या है? कस्टम्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो एथेनॉल पर हैं, जो कि प्रीवियसली एक लेबॉरेटरी केमिकल जो है क्लासिफाई किया जा रहा था ताकि उस पर कस्टम्स ड्यूटी ना लगे, वो अब रेगुलेट होगा, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाएगी। अब दो तरह के एथेनॉल होते हैं, रेगुलर एथेनॉल जो कि अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, फिर डीनेचर्ड एथेनॉल जिसको मिक्स किया जाता है एडिटिव्स के साथ और यूज़ किया जाता है लेबॉरेटरीज और कमर्शियल एप्लीकेशंस में। तो
तो जो डीनेचर्ड अल्कोहल है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसको जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको लेटर देना होगा कि आप लेबॉरेटरी में उसका यूज़ कर रहे हो, उस एथेनॉल का कमर्शियल रीसेल के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिलेज होंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमेमोरेटिव स्टैम्प्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अ सेट ऑफ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है वो रिलीज़ की हैं पेरिस ओलंपिक्स पर। तो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स क्या होती हैं? ये इशू की जाती हैं कमेमोरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ कई तरह की फील्ड्स में, जैसे कि नेचर, ब्यूटीफुल या रेयर फ्लोरा एंड फौना, एनवायरमेंटल इशूज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इशू, गेम, इसके ऊपर जो है ये कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है इशू की जाती है। ये स्टैम्प्स सिर्फ अवेलेबल होती हैं फिलेटिक ब्यूरो में, और ये प्रिंट की जाती हैं लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया इसके लिए प्रपोजल दे सकता है, लेकिन ये स्टैम्प्स इशू की जाती हैं सिर्फ एपेक्स इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 100th, 125th, 150th एनिवर्सरी पर। और कोई भी स्टैम्प जो है वो लिविंग पर्सनैलिटी पर इशू नहीं की जा सकती। ओकेजन जो है कमेमोरेशन का बर्थ सेंटेनरी हो सकती है, या 10th, 25th, 50th, 100th डेथ एनिवर्सरी। स्टैम्प्स जो है वो किसी इंडिविजुअल के मरने के कम से कम 10 साल बाद ही इशू की जा सकती हैं, और इसको कौन रिलीज़ करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इशूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट रिपोर्ट ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन द्वारा कह रही है कि न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट्स एग्री फूड सेक्टर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटीज़, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और बिजनेस रेजिलियंस भी बढ़ेगा। तो ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन है क्या? एक स्विस बेस्ड फाउंडेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस में 2002 में लॉन्च की गई थी, ताकि ह्यूमन सफरिंग जो कि माल न्यूट्रिशन से होती है उसको टैकल किया जा सके। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और ये गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी के साथ काम करती है, और हेल्थियर फूड चॉइसेस अवेलेबल कराने के लिए, अफोर्डेबल, अवेलेबल, मोर अवेलेबल और मोर डिज़ायरेबल बनाने के लिए काम करती है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो है वो मोबिलाइज़ करती है, और फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो डिलीवर करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड को इस्तेमाल करती है। इम्प्रूव मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ के ऊपर भी इसका जो है वो सपोर्ट रहता है, और ये पार्टनर करती है लोकल बिजनेसेस के साथ, ताकि क्वालिटी ऑफ फूड अलॉन्ग विद एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क पैटर्न्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट रिसर्च कह रही है कि मोबाइल ऐप्स जो हैं वो डिसेप्टिव डिज़ाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं टू मैनिपुलेट यूजर्स इनटू अनइंटेंडेड एक्शंस। ठीक है, तो डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? ये वो डिसेप्टिव या मैनिपुलेटिव यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होते हैं जिसमें को वेबसाइट्स या एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एम्प्लॉय करती हैं, ताकि यूज़र्स को मैनिपुलेट किया जा सके कि वो उस तरह के एक्शंस लें जो वो अदरवाइज़ नहीं लेने वाले थे, जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो बेसिकली यूज़र बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का ये टेक्निक्स होती हैं। ये पैटर्न्स जो हैं एनकरेज करते हैं यूज़र्स को कि वो उस तरह की सर्विसेज को साइन अप करें, परचेजेस करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जो कि वो अदरवाइज़ नहीं करने वाले थे। तो बेसिकली कॉग्निटिव बायस या फिर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए यूज़र बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसमें आपने जैसे देखा होगा कि कई वेबसाइट्स जो हैं वो आपके जब आप ऑर्डर कर देते हो उसको तो बहुत ईजी बना देती हैं कि बहुत आपको डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर प्लेस करवा दिया, बट जब उसकी कैंसिलेशन करनी है तो उसको इतना मुश्किल प्रोसेस बना देते हैं कि अदरवाइज़ जो है जो कस्टमर है फिर वो उसको गिव अप ही कर देता है कि मैं रहने देता हूँ, मैं इसको ऑर्डर को आने ही देता हूँ। ठीक है, तो ये सटल या मिसलीडिंग हो सकता है, अग्रेसिव टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं इसमें। तो नवंबर 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक गाइडलाइन इशू की थी 13 डार्क पैटर्न्स के लिए, जिसमें कहा गया था कि जो डार्क पैटर्न है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं विरासत। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विरासत एक फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन है जो कि 10th नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करने के लिए डेडिकेटेड है। हैंडलूम हाट जनपद में ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो विरासत एक तरह से नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये कंटिन्यूशन है सेलिब्रेशंस की जो कि प्रीवियस ईयर में हुई थी नेशनल हैंडलूम डे पर। तो फोकस रहता है इसमें ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर,
यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फीचर किया जाता है इस एग्जीबिशन में, जैसे बनारसी, जामदनी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, हर तरह के डिज़ाइंस को। तो नेशनल हैंडलूम डे क्या है? ये स्वदेशी मूवमेंट जो है के कंटेक्स्ट में में कमेमोरेट किया जाता है 7 अगस्त को हर साल। 2015 से नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। तो फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे जो है वो चेन्नई में जो है वो जो है वो कमेमोरेट किया गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं C-130J सुपर हर्क्यूलीज। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश रजिस्टर्ड C-130J हर्क्यूलीज जेट जो है वो मोस्ट ट्रैक फ्लाइट बन गया है फ्लाइट रडार 24.com पर, क्योंकि बांग्लादेश पीएम शेख हसीना जो है क्विट करके इसी में ही जो है वो कंट्री को उन्होंने लीव किया था। तो C-130J सुपर हर्क्यूलीज एक 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि यूएस एयरफोर्स के प्रिंसिपल टेक्टिकल कार्गो एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ये डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन द्वारा, और ये केपेबल है रफ डर्ट स्ट्रिप्स से जो है वो फ्लाई करने को, और ये प्राइम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बन चुका है एयर ड्रॉप करने के लिए ट्रूप्स और इक्विपमेंट को हॉस्टाइल एरियाज़ में। यूएस एयरफोर्स के अलावा यूएस मरीन क्रॉप्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इटली और यूके इसको ऑपरेट करते हैं, और इसमें जो है बहुत ही कम क्रू रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिर्फ 3 लोगों के उस पर ही ये फ्लाई कर सकता है, और 4 रोल्स रॉयस इंजन से ये पावर्ड है। 20+ आवर्स इसकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है, और इवन शॉर्ट टेक ऑफ्स या लैंडिंग्स जो है अनप्रिपेयर्ड रनवेज से उसके लिए भी ये प्रिपेयर्ड रहता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is powers of Lieutenant Governor in Delhi. This topic is important for your governance and your polity section. So Supreme Court has held the authority of LG of Delhi to nominate 10 persons or aldermen with special knowledge of municipal administration to the Municipal Corporation of Delhi is a statutory duty attached to his office. So what is the office of Lieutenant Governor of Delhi? So under Article 239 of Constitution of India, the administration of every union territory is handled by an administrator who is appointed by the President of India. But the Constitution 69th Amendment Act 1991 introduced this Article 239AA, which created an elected legislative assembly and a council of ministers, including a chief minister for the National Capital Territory of Delhi region. Okay, this assembly has the power to make laws for NCT under all with respect to any matters which are enshrined under the state or concurrent list, except public order, police and land matters. So the LG of Delhi was designated as the administrator of NCT. He or she acts on the aid and advice of the Council of Ministers, except when he or she is compelled to act in his or her discretion by or under any law. LG shall refer it to the President in case of any disagreement. LG shall refer it to the President for decision and act accordingly. Under Article 239AB, the President may suspend the operation of any provision of Article 239AA by order. So what is the tussle between Union government and the government of NCT of Delhi? So the relationship between Article 239 and 239AA causes political conflict between the Union and government of NCT of Delhi. In 2018, the Supreme Court held that the LG is bound by the aid and advice of Council of Ministers for all matters where the Legislative Assembly has the power to make laws. But to overturn that SC ruling, central government enacted the Central government enacted this Government of National Capital Territory Amendment Act 2021, which prohibited the Legislative Assembly from deliberating on issues concerning the day-to-day administration of the NCT. So this act also compels the Legislative Assembly to reserve any laws enacted by the Assembly for review by the President if the bill includes any topics outside the authority of Assembly. Also, it requires the LG's opinion on all executive actions done by the government. The Delhi government challenged the constitutional validity of the amendment in the Supreme Court, saying that it destroys the basic features of the federalism. In 2023, the Supreme Court held the Delhi government's power to control civil servants and the day-to-day administration. Okay, so what is the tussle between LG and government of NCT over the administration of MCD? So the legal question before the court was whether the LG could nominate 10 persons, that is as aldermen, as part of
of the statutory duty of his office. The court held that the executive power of the Delhi government would conform to a parliamentary law, and the powers of LG are drawn from the Delhi Municipal Corporation Act of 1957. Okay. So the next topic is crisis in Bangladesh. This topic is important for your international relations. So Sheikh Hasina, we all know she has departed from Bangladesh and reached India, and she has resigned from her position. So Bangladesh has been facing significant protests for the past month over the job quota system. The protests are the largest since Sheikh Hasina was re-elected for her fourth consecutive term since 2008. She has overseen economic growth, but her crackdown on the opposition, media, and civil society led to widespread unpopularity. The youth-led protest became the tipping point for her resignation. So, despite of the fact she doubled the economic growth in the terms of GDP in the last 10 or 15 years, she improved the social indices to the best level of Bangladesh in its history. The people of Bangladesh forced her to withdraw, and she had to resign, and she fled from Bangladesh to India on a military aircraft after weeks of anti-government protests. Following her resignation, Sheikh Hasina reportedly received an ultimatum to flee the country. There are speculations that she might travel to London, but of course UK has denied that request. So there are reports that she could also head to Belarus. Okay. So Sheikh Hasina's departure after 17 years means that India has lost a trusted regional partner. She was a friend to India. She collaborated closely on countering terrorist groups in Bangladesh. She has been sensitive to our security concerns as well. But now there could be strong Chinese presence in Bangladesh, which would pose a significant challenge for India. And apart from that, China and Pakistan will have a say over the government formation. The situation would also be very detrimental to India's strategic and security interests. So recently, India offered to help out Bangladesh on the Tista Reservoir project also, because China was willing to have that project, and this would be very difficult for India in terms of China gaining the access to Siliguri corridor or our chicken's neck. So now what would happen is that the Bangladesh Nationalist Party under Begum Khalida Zia would come to power, or at least the elements of BNP would come to power. And during the BNP rule last time, during 2001 and 2006, anti-India activities grew significantly, and she used her anti-India stance as a major election plank. So she allied with the fundamentalist Islamic groups like Jamaat-e-Islami, which is currently responsible for this time's protest as well. The recent India Out campaign is another example of BNP's stance. So government of India cannot afford to have another front open when the LOC and LAC both are hot again, and Indian army is in a long standoff with PLA in eastern Ladakh. So Myanmar border is also extremely volatile. So as per various analysts, the ousted prime minister represented a secular and modernizing vision of Bangla nationalism. So we already have some transit and transshipment arrangements with Bangladesh, which may be revised by the incoming regime in Dhaka. India needs these routes for better logistics supply to the northeast of India. Okay, so what was the stance of India during this particular crisis? So India called this as an internal matter of that country. India has tacitly supported Sheikh Hasina despite her so-called undemocratic practices, in which we saw crackdown on civil society, opposition, and media, because she saw them. She saw the hands of the West and fundamentalists in the civil society, opposition, and media groups. So India was backing Hasina, which created tensions between India and the West as well. As we all know, that there are allegations that the US is responsible for this entire process that has unveiled in the eastern border of India. Okay, so during the recent protests, there have been hints of anti-India anger due to the perception that India was helping Sheikh Hasina to cling on to power. And now diplomacy will continue, but with whoever is in power in Bangladesh, India will be forced to do business with them. But yes, of course, the comfort level might differ. Okay. So the next topic is customs duty hike for lab chemicals. This topic is important for your economy section. Finance Ministry has
withdrawn a customs duty hike on imported laboratory chemicals, which was proposed post the budget. So, what are laboratory chemicals? These are imported chemicals, reagents, or enzymes which are essential for experimental research. So, these include oxidizers, corrosive acids, and compressed gases used in experiments and product development. Due to their diverse properties and potential hazards, these chemicals are regulated and their imports are scrutinized. India is a major manufacturer and exporter of pharmaceuticals and complex chemicals, but there is insufficient local demand from Indian research institutions to justify any substantial capital investments which is required to produce these chemicals. So that's why we import them. So budget documents released recently saw the increase of basic customs duty on imported laboratory chemicals from 10% to 150%. So basically, there was a 25% hike on imported plastic components for laboratory use as well. So the customs department has raised the import duties on ethanol, which was previously being classified as laboratory chemical, to avoid 150% customs duty. There are two types of ethanol. Then the first one is the regular one, which is used for alcohol production, and the denatured one is mixed with additives so as to be used in laboratories and commercial applications. Local manufacturers typically produce denatured alcohol. The finance ministry regulations are now requiring laboratory chemical importers to include a letter that they will only be using them in laboratory and not for commercial resale, which could cause some delays in the procurement of these chemicals. Okay. So the next topic is commemorative stamps. This topic is important for your economy and your social issues topic. So Department of Posts has released a set of commemorative postage stamps to celebrate the Paris Olympics. So commemorative stamps are issued commemorating the important events, prominent personalities in various fields like the aspects of nature, beautiful or rare flora and fauna, environmental issues, agricultural activities, national or international issues, games, etc. So these stamps are only available at Philatelic Bureau. They are printed in limited quantities. So proposals for the issue of these commemorative postage stamps may be sent by any citizen of India. These stamps shall be issued only on the apex institution or organization on its 100th, 125th, 150th anniversary. No stamp will be issued on a living personality. The occasion to commemorate must be the birth centenary or 10th, 25th, 50th, 100th death anniversary. Stamps can be issued no sooner than 10 years after an individual's death. Okay, these are released by the Department of Posts. So the next topic is Global Alliance for Improved Nutrition. This topic is important for your social issues and your international relations. So a recent report by Global Alliance for Improved Nutrition calls for nutrition investments in the agri-food sector, which it says, which will reduce gender inequalities, increase productivity, and enhance business resilience. So what is Global Alliance for Improved Nutrition? It is a Swiss-based foundation launched at the UN in 2002 to tackle the human suffering caused by malnutrition. It is headquartered in Geneva. It works with governments, businesses, civil society to make healthier food choices more affordable, available, and desirable. It mobilizes public-private partnerships as well, and provides financial and technical support to deliver nutritious foods to those people who are at most risk of malnutrition. This organization also supports improved maternal and infant health. In addition to that, they also partner with local businesses to improve the quality of food along the agricultural value chains. So the next topic is dark patterns. This topic is important for your economy section. So recent research reveals that mobile apps often use deceptive design techniques known as dark patterns to manipulate users into unintended actions. So dark patterns are deceptive or manipulative user interface design techniques which are employed by websites, apps, or other digital platforms so as to manipulate users into taking actions which are not in their best interest or which they may otherwise have not taken. So the idea is to influence the user behavior. These patterns are used to encourage users to sign up for services, make purchases, or share personal information, among other things. So basically, they are exploiting the cognitive bias and psychological principles to influence your behavior. So they can range from subtle or mildly misleading to even overly aggressive tactics. So you may be remembering that there are certain dark patterns. So the examples include you make an order. That order on the website is very smooth while making that order, but if you want to cancel that order, the option is so securely hidden in a corner that most of the people, they avoid it, they can't see it, so they end up buying something or they end up
ordering something which they would have otherwise not ordered. Okay, so the Department of Consumer Affairs has released the guidelines for 13 different dark patterns in 2023, and according to these guidelines, use of any of these prescribed dark patterns amounts to misleading advertisement, unfair trade practices, or violation of consumer rights. So the next topic is Virasat. This topic is important for your economy section. So Virasat is a fortnight-long exhibition which is celebrating the 10th National Handloom Day, and it is organized by National Handloom Development Corporation under the Ministry of Textiles. It's a continuation of the celebrations held during previous years during the National Handloom Day. If this event will focus on glorious traditions of handloom and handicrafts, it will feature unique products like Banarsi, Jamdani, Baluchari, Madhubani, Kosa, etc. And the National Handloom Day is meant to commemorate the Swadeshi movement, which was launched on the 7th of August 1905. And since 2015, Government of India has been commemorating the 7th of August each year as National Handloom Day. The first day was celebrated in Chennai in 2015. So the next topic is C-130J Super Hercules. This topic is important for your security section. So Bangladesh registered C-130J Hercules became the most tracked flight on flightradar24.com amid reports of Bangladesh PM Hasina quitting and leaving her country. So C-130J Super Hercules is a four-engine turboprop military transport aircraft, which is the US Air Force principal tactical cargo and personal transport aircraft developed by Lockheed Martin. It is capable of operating from rough dirt strips, and it is the prime transport aircraft for airdropping troops and equipment into hostile areas. The largest operators include the US Air Force, Marine Corps, Australia, Canada, India, Italy, and UK. It has reduced crew requirements. A minimal crew of 3 men is required to operate this aircraft, including 2 pilots and 1 loadmaster. It is powered by 4 Rolls-Royce engines, and its endurance is 20 plus hours. It is capable of even short takeoffs and landings from unprepared runways. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.